नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS.Educare में। और आज हम बात करेंगे जीएस में एनवायरनमेंट का जो छठा चैप्टर है। और मित्रों, अगर आप इस मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, आज हम चलिए एनवायरनमेंट की बात करते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित कौन सा संगठन है। ठीक है ना, तो इस कौन सा संगठन है कि जो रेड डाटा बुक जारी करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? IUCN। ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, मैं फिर से फुल फॉर्म बोल दे रहा हूँ, इसका बहुत फुल फॉर्म पूछता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है ना, और ये जो लिस्ट IUCN कब से जारी कर रहा है? तो ये जो जारी कर रहा है 1964 से ये लिस्ट जारी कर रही है। कौन सा? रेड डाटा बुक 1964 से जारी हो रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, या सेकंड। क्या है कि विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता किसमें प्रकाशित होती है या फिर किस में होती है? ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेड डाटा बुक में। ठीक है ना, तो जो रेड डाटा बुक होता है वो कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। कब से जारी करता है? 1964 से जारी करता है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है ना, ये होता क्या चीज़ है? विलुप्त प्राणी, जो जीव जंतु होते हैं अगर वो विलुप्त हो गए हैं, ठीक है ना, या विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां होती हैं उनकी एक सूची बनाई जाती है कि ये जो है, मान लीजिए इंडियन बस्टर्ड पक्षी है, मान लीजिए वो विलुप्त प्राय हो गया। तो विलुप्त प्राय हो गया तो उसका कहीं रिकॉर्ड होगा, तो वो रिकॉर्ड कहाँ लिखा जाता है? तो रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। और कौन इसको लिखता है और कौन प्रकाशित करता है? IUCN इसको लिखता है और प्रकाशित करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो। ठीक है ना, मान लीजिए कि कोई भी पक्षी हो, अगर देखा नहीं गया हो, कब, कितने वर्षों से? 50। इसका जो सही आंसर है 50 वर्षों से। ठीक है ना, अगर 50 ईयर से, जैसे मान लीजिए हम लोग के इर्द गिर्द जो मैक्सिमम जो पक्षी होते हैं, जैसे कौवा हो गया, कबूतर हो गया, चिड़िया हो गए, अगर मान लीजिए 50 सालों तक अगर न दिखाई दें तो इनको हम क्या मान लेते हैं? विलुप्त प्राय मान लेते हैं। ठीक है ना, और विलुप्त प्राय मान के, और किस में हम लोग ये मान लिया जाता है कि जैसे कौवा है, मान लीजिए 50 साल से नहीं दिखा तो कौवा को क्या मान लिया जाएगा? विलुप्त प्राय पक्षी मान लिया जाएगा। ठीक है ना, अगर 50 सालों से नहीं दिखा तो मान तो लिया जाएगा, लेकिन ये कहाँ प्रकाशित किया जाएगा या कहाँ रहेगा? तो वही रहता है कहाँ पे? रेड डाटा बुक। ठीक है ना, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, रेड डाटा बुक में वो लिख लिया जाता है। और कौन लिखता है? ये IUCN द्वारा लिखा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ जाती है? इसका कहने का मतलब है कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं। तो पहला देखिए, ऑप्शन नंबर ए है केवल चक्रवात। देखिए, जब ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल इफेक्ट पड़ता है तो चक्रवात भी आते हैं। केवल तूफान नहीं, ये भी तूफान भी आता है। केवल बवंडर, ये भी आता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तीनों सही हैं। ठीक है ना, जब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ता है तो ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं, तीनों चीज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म का है? ठीक है ना, कौन सा अत्यधिक संकटापन्न का मतलब होता है कि अभी बिल्कुल ही विलुप्त प्राय होने की श्रेणी में है। तो कौन सा पक्षी है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो IUCN ने एक लिस्ट जारी की। ठीक है ना, कब? 2019 में। 2019 में एक लिस्ट इन्होंने जारी किया और भारतीय पक्षियों की 15 प्रजातियों को, ठीक है ना, भारतीय पक्षियों की 15 प्रजातियों को इन्होंने क्या मान लिया? अति संकटापन्न किस्म में मान लिया। और उसी में एक है कौन सा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन इसी का पूछता है। नेक्स्ट का हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पिछले शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी,
0.8 डिग्री सेल्सियस। ये क्या चीज़ है मित्रों, जो पिछली शताब्दी थी ना, और पिछली शताब्दी और इस शताब्दी में जो टेम्परेचर या तापमान का अंतर देखा गया वो 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ था इस बार। ठीक है ना। तो जो ग्लोबल वार्मिंग थी ये दिन पे दिन क्या हो रहा है, हमारे टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। आने वाली शताब्दी में हो सकता है और भी टेम्परेचर बढ़ जाए। ठीक है। तो जो इस बार शताब्दी में कितना बढ़ा, 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया टेम्परेचर। नेक्स्ट ये हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। ठीक है ना। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, चीन। ये क्या चीज़ है, देखे होंगे कि हर देश अपने विकास या विकासशील, जो भी विकसित देश है या विकासशील देश है, अपने को आगे बढ़ाने के लिए कल कारखाने और फैक्ट्रियां स्थापित करता है। उसमें से निकलने वाली जो गैस होती है कौन सी होती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो कौन सा ऐसा देश है कि सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। तो ठीक है ना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। तो पहले नंबर पे चीन है। ठीक है ना। ये कितना करता है, ये करता है 29%। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे है USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये करता है कितना, 16%। तीसरे नंबर पे कौन है, भारत, ये कितना करता है, 7% करता है। चौथे नंबर पे है रूस, ये कितना करता है, ये 6% करता है। पाँचवें नंबर पे है जापान। ठीक है ना। जापान कितना करता है, 4% करता है। यानी चीन जो है पूरे विश्व का 29% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 16%, भारत तीसरे नंबर पे 7% उत्सर्जित करता है पूरे विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड का। चौथे नंबर पे है रूस, पाँचवें नंबर पे है जापान 4%। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8 क्या है, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। ये कार्बन नेगेटिव क्या होता है, कार्बन नेगेटिव वो चीज़ होती है कि यानी सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूटान। ठीक है ना। भूटान क्या करता है, पूरे विश्व का बिल्कुल निगेटिव यानी 9 के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु में सर्वाधिक प्रभावित होती है। यानी मानव की कौन सी क्रिया यानी मानव के द्वारा कौन सा काम किया जाता है कि जो जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित या प्रभाव डालता है। ठीक है ना। तो क्या है, कृषि। ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ती है यानी जब तापमान बढ़ता है, ठीक है ना, तो कृषि सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। क्यों प्रभावित होती है कि जब हमारा ग्लोबल वार्मिंग होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो कृषि की मिट्टी, ठीक है ना, जो उर्वरा शक्ति होगी वो क्या होगी, खत्म होने लगती है। क्यों, क्योंकि उसमें नमी कम हो जाएगी, सूख जाएगी। क्योंकि टेम्परेचर होगा ज़्यादा तो उसकी जो नमी होगी जल्दी सूख जाएगी, उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी, उसकी लवणता, ये मेन चीज़ है। ठीक है ना। लवणता में क्या हो जाएगी, वृद्धि। और लवणता में जब वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगी, जो उसकी उर्वरा शक्ति मिट्टी की होती है वो खत्म होने लगती है। यानी इसका कुल सब रिजल्ट ये होगा कि जो उसका प्रोडक्शन है, ठीक है ना, जो उत्पादकता है, कृषि की जो उत्पादकता है उसमें कमी आने लगेगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला मानव के जो क्रिया है वो कृषि ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिलुटिन मिलानकोविच। ठीक है ना। मिलुटिन मिलानकोविच ने ये कहा था कि जो पृथ्वी होती है वो जो सूर्य का जब एक चक्कर लगाती है तो क्या करती है, मौसम में परिवर्तन आता है। ठीक है ना। तो ये सही भी बात है। अगर हम भूगोल के हिसाब से देखेंगे तो भूगोल भी यही कहता है कि जब पृथ्वी अपने सूर्य का एक चक्कर लगाती है 365 दिन में तो क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। लेकिन अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर अगर एक दिन में अगर जो चक्कर लगाती है तो क्या होता है, दिन रात होता है। ठीक है ना मित्रों, ये बिल्कुल समझ लीजिए कि पृथ्वी अपनी धुरी पर जब एक दिन में जो 24 घंटे में धुरी पूरा चक्कर लगाती है तो दिन रात होता है। और जब पृथ्वी पूरे सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है तो क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। और उसको किसने कहा था, मिलुटिन मिलानकोविच ने। ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, मिलानकोविच परिकल्पना भी बोलते हैं इसी चीज़ को।
ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है कि निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त होता है। एक क्रायोजेनिक संकेतक क्या होता है, ठीक है ना। कहने का सेंस ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसमें हम भविष्य का एक संकेत प्राप्त कर लें जलवायु का, कि क्या होने वाला है भविष्य में, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ होता है, आइस कोर। आइस कोर क्या चीज़ होता है, जो हमारे यहाँ ग्लेशियर होते हैं, ठीक है ना। जो ग्लेशियर हो गए या बर्फ़ की चादर, उसमें क्या करता है, एक छिद्र किया जाता है, छेद किया जाता है, बेलनाकार छिद्र किया जाता है और नमूना प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। और वो नमूना जांच करने के लिए सबसे जो है क्या होता है, प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख होता है, ठीक है। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के, और लास्ट आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 के 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावित हुआ था। तो ये जो प्रभावित हुआ था 21 मार्च 1994 को, और किसने प्रभावित किया था, इसको प्रभावित किया था UNFCCC ने, ठीक है ना। इसको प्रभावित किया था कब, 21 मार्च 1994 को। जब इसने ये प्रभावी किया तो उस समय 50 देशों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन इस समय UNFCCC में टोटल 197 देश का समर्थन प्राप्त है, ठीक है ना। वर्तमान में टोटल सदस्यों की संख्या UNFCCC में 197 देश का समर्थन प्राप्त है, लेकिन 21 मार्च 1994 को जब ये प्रभावी हुआ था तो उस समय 50 देश, ठीक है ना, 50 देश का समर्थन प्राप्त था, ठीक है मित्रों। तो ये रहा आज का हमारा एनवायरनमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट फिर आएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मित्रों उसको सब्सक्राइब भी कर लें, और इसको लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू मित्रों, थैंक यू सो मच।